सीवी श्रीनिवासन है, उनका एक विस्तार से सवाल आया कि सिंस सर्विस पीरियड इज 95 टू 2024, हायर पेंशन कैलकुलेशन विल यू टेक लास्ट 5 ईयर सैलरी एवरेज 19 से 24 तक कर लेंगे, या 95 से 24 तक कर लेंगे, या आप दो पार्ट में लेंगे 95 से 2? मेरे ख्याल से इस तरह का एक्सप्लेनेशन हम पहले दे चुके हैं। फिर भी एक बार संक्षेप में जवाब दें। एक बार दोबारा बताती हूँ श्रीनिवास जी, एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो बिकॉज़ आई थिंक ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सो आई विल स्विच टू इंग्लिश. Mr. Srinivas, I hope you are there. The question that you have asked, that how pension will be calculated. So I think you might have given the higher pension application, but you must be receiving the pension on wage ceiling right now. So if you see your present PPO, you will find that the pension has been calculated in two parts. In fact, in three parts, because one part is prior to 1995, which we call past service benefit, then from 95 to 2014, and thereafter from 2014 onwards till date of exit. So already those who are getting pension on wage ceiling, their pension is being calculated on pro rata basis. That is in two parts, from 95 to 2014 and separately from 2014 onwards. So the same way, pension on higher wages will also be calculated. So we will take 5-year average, but then for the period prior to 2014, we will compare it with the maximum wages that you were drawing during that period. Suppose your average comes to 60,000 and at that point of time your maximum salary was only 55,000. So for that period the pension will be calculated on 55,000, and for post 2014 period it will be calculated on 60,000. So this pro rata is nothing new. If you will go through your existing PPO, it is already there, it's a part of the scheme, and that's how pension is being calculated. So I hope whenever you will receive the demand letter, you will just go through the pension calculation and you will compare and you will take a decision based on your health and other condition, your family condition, whatever decision will be yours, that EPFO will accept. Correct. बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग डिमांड नोटिस का वेट कर रहे हैं और पैसा जमा कराने को तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी उन तक, अगर वो एलिजिबल होंगे तो उन तक डिमांड नोटिस पहुंचेगा। एक हमारे व्यूअर हैं शेष बख्शी जी, वो पूछ रहे हैं कि मैनी एक्स एम्प्लॉइज ऑफ भिलाई स्टील प्लांट डिपॉजिटेड lakhs of rupees as per demand note which was returned by EPFO Raipur after 2-3 months quoting some exempted trust rule। ये आपने वैसे जवाब दे दिया था। हाँ, फिर भी संक्षेप में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बता दीजिए। मैं संक्षेप में बता देती हूँ। जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि हम ऑलरेडी पेंशन हायर वेजेस पे दे रहे हैं। हम अब तक लगभग 70,000 से ज्यादा 70,000 से ज्यादा डिमांड नोटिस इशू हो गए हैं। कई सदस्यों ने डिमांड नोटिस के पैसे नहीं जमा कराए हैं बिकॉज दे हैव कैलकुलेटेड एंड दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि इतना पैसा जमा कराना, बिकॉज देखिए सबकी हेल्थ अलग अलग होती है। मैं सभी से कहूंगी कि ध्यान से ये अपना ऑप्शन दें, क्योंकि हमारे पास अब ऐसे केस भी आए हैं जहां पर पेंशनर ने पैसा जमा करा दिया लमसम में 20-30 लाख एंड अनफॉर्चुनेटली उसके 2-3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई है। तो मेंबर पेंशन अब उसकी सिर्फ 3 महीने के लिए या शुरू ही नहीं हुई है या मिलनी भी है तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए होनी है। और अब उनकी जो नॉमिनी और फैमिली है दे आर सेइंग कि हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, पैसा वापस कर लें। तो मेरे कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको डिमांड लेटर मिले आप लोग सोच समझ के सारा कुछ देख के तब वो निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये स्कीम है, कानूनी चीजें हैं। एक बार आप ऑप्शन कर लेंगे तो वापस आना एक पीरियड के बाद इट मे बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो दूसरा जो इन्होंने भिलाई वाला क्वेश्चन उठाया, वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है तो एलिजिबिलिटी के लिए सभी जो रूल्स रेगुलेशन है उनको देखा जाना होता है, ट्रस्ट रूल्स को भी देखा जाना होता है। अगर आरपीएफसी ने ऐसा कोई निर्णय किया है तो अवश्य ही ट्रस्ट रूल की वजह से किया होगा, और जो भी उन्होंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी ट्रस्ट रूल कोट किया है उसे आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आरपीएफसी ने निर्णय दिया है वो ट्रस्ट रूल को गलत कोट कर रहे हैं या ट्रस्ट रूल ऐसा नहीं कहता है, तो आप उसको हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग रिप्रेजेंटेशन हमेशा एग्जामिन करवाते हैं और उन पर त्वरित कार्यवाही होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिसीजन गलत हुआ आरपीएफसी के द्वारा तो वो उसकी अपील कर सकते हैं। हाँ, तो अपील कहाँ करेंगे?
वो जोनल ऑफिस को लिख सकते हैं, हम वहां से जोनल जो रीजनल ऑफिस का जो सुपरवाइजिंग रीजनल जोनल ऑफिस का ऑफिस है। सुपरवाइजिंग जोनल ऑफिस है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको देखा जा सकता है। तो अगर वो वहाँ लेकिन जो भेजेंगे तो रूल्स हैं, रूल्स जी। के अनुसार ही चलना पड़ता है। जो लोग पीएसयू में काम कर रहे हैं वो तो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो भी पीएसयू में रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन हर काम के लिए होते हैं और रूल्स के हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है। बट वी जस्ट वांट कि किसी को कोई परेशानी ना हो, है ना। अगर किसी का मान लीजिए गलती से पैसा हमारे पास आ जाए तो हम उसको तुरंत रिफंड कर दें। हम लोग यही इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो यहाँ से निर्देश जारी किए गए हैं, जो केंद्रीय भविष्य निधि आयोग सीपीएफसी ने डायरेक्शन दिए हैं, वो यही है कि अगले 1-2 महीने में सभी एप्लीकेशन का फाइनल निपटान हो जाना चाहिए। जहाँ डिमांड नोटिस इशू होने, डिमांड नोटिस इशू हो जाने चाहिए। जहाँ एलिजिबल नहीं है और हम असमर्थ हैं सदस्य का ऑप्शन स्वीकार करने में, वहां ये बात हमें पोलाइटली मेंबर को बतानी है। तो ये जो दिशा निर्देश हैं ये सभी आरपीएफसीज को दिए जा चुके हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि जिनकी भी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है उन सबको जल्दी से जल्दी इस विषय में सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है।